नमस्कार, मेरे दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमताज। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कंगना रनौत को लेकर है। कंगना रनौत मुंबई से 5 दिन के बाद वापसी हिमाचल जो है वो लौट आई है और वापसी आने के बाद आज कंगना ने जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उससे लेकर के जो प्रदेश के नेता है उन पर खूब जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने जो पुराने उन पर जो आरोप लगे थे उस पर तीखा पलटवार किया है। आपको बताएंगे 2 नेताओं को तो उन्होंने पप्पू तक कह दिया। इसके अलावा कांग्रेस के 5 टिकट बताएंगे आपको जो लगभग फाइनल हैं, केवल हाईकमान से उस पर मोहर लगना बाकी है। कौन कहां से लड़ रहा है वो आपको बताएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने आज खुलकर मीडिया में कहा है कि अब चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर पूरी अपडेट आपको देंगे। ईद पर आज जिस प्रकार से महिलाओं को जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको फ्री में सफर की जो है वो छूट थी, इस पर बड़ा बवाल हो गया है। क्या बड़ा बवाल हुआ है वो आपको बताएंगे। कल से प्रदेश में आंधी ओलावृष्टि का तूफान है, मौसम को लेकर के भी अपडेट आपको देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कंगना वापसी लौट आई हिमाचल प्रदेश 5 दिन के बाद और जिस प्रकार से अपने वो निजी कार्य से गई थी, आज वापसी लौटने के बाद कंगना ने मनाली में जो कांग्रेस के नेता है जनसभा को संबोधित करते हुए जो उनके उसमें जो पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे भाजपा के, खूब जुबानी हमले बोले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर जो प्रदेश के नेता हैं उन पर कंगना खूब बरसी है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ने आज जो चुनावी जनसभा में बात कही है, उन्होंने कांग्रेस के जो 2 बड़े नेता हैं उन पर व्यक्तिगत जुबानी हमले बोले हैं। कंगना ने कहा है कि एक पप्पू जो है वो दिल्ली में बैठा है, छोटा पप्पू हिमाचल में। ये व्यक्तिगत जो है वो हमले बोले हैं। हालांकि इन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली एक जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उन पर भी जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि कंगना गौमांस खाती है। कंगना ने कहा है कि यदि उनके पास सबूत है या उनके पास कोई वीडियो है, रेस्टोरेंट का बिल है, फोटो इत्यादि है, तो उन्हें वो प्रदेश की जनता को दिखाएं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया है आज और कहा कि एक कहता है कि हिंदू धर्म की देवी शक्ति का विनाश करना है। जब इनका राष्ट्रीय नेता ही ये कह रहा है तो फिर यहाँ के जो नेता है उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना ने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वह कलंकित व अपवित्र है, इसको देवभूमि में आकर पवित्र होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनको क्यों लगता है कि वो अपवित्र है, क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम के बगैर यह मुकाम हासिल किया है और अब मैं राजनीति में आना चाहती हूं और मैं जो है वो अपने बलबूते मैंने मुकाम पाया है, मैंने अपनी मेहनत की है, ये उन्होंने कहा है। कंगना ने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस है जो महिला विरोधी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की महिलाएं हैं उनको राजनीति में 33% जो आरक्षण है वो दे दिया है। यही नहीं, कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को पलटू राम तक जो है वो आज बोल डाला है। वही कंगना के आज जो जुबानी हमले में दूसरा बड़ा नाम था वो सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर का था। जिस प्रकार से उन्होंने कल एक बयान दिया था कि ये कोई मूवी नहीं जो ढिंचक जो एक कह सकते हैं डायलॉग है, वो उन्होंने मूवी का डायलॉग बताया था। यहाँ पर जो है वो ग्राउंड जीरो पर जो है वो काम करना होता है। आज इस पर भी जो है वो सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर पर जुबानी हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा है कि वो जो नेता है अगर वो मेरी एक फिल्म का सीन पर शूट करके दिखा दें तो मैं राजनीति तो क्या भारत छोड़कर चली जाऊंगी। उन्होंने कहा है कि जो ये कला है ये मां सरस्वती जो है वो देती है और कला की कद्र करनी चाहिए। जो वो बयान दे रहे हैं ऐसे बयान जो है वो बेतुका बयान है, इसका कोई तर्क नहीं है। उन्होंने ललकारा है एक जो है वो अपने भाषण में कि अगर वो जो नेता है सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा है इनडायरेक्टली, अगर वो जो है वो मेरे किसी भी एक सीन पर शूट करके देख दें तो मैं राजनीति क्या जो है भारत छोड़ के चली जाऊंगी। ये उन्होंने जुबानी हमले बोले हैं। तो जुबानी हमले आज खूब बोले हैं और आज जब वो मनाली पहुंची तो वहां पर गर्मजोशी से जो स्वागत है वो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका किया। दूसरी बड़ी जो खबर रही है बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश के सभी लोगों के लिए। कांग्रेस के जो टिकट हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। कांग्रेस किसको टिकट दे रही है? भाजपा ने अपने सभी टिकट दे दिए हैं। 6 जो कांग्रेस के बागी नेता थे वो अब भाजपा ने कैंडिडेट बना दिए हैं सभी को। जो 4 जो सीटें थी लोकसभा की वहां पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने शॉर्टलिस्ट जो नाम किए हैं अभी उपचुनाव को लेकर के, और दूसरा जो है वो जो 4 जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपको आज हम नाम बताने वाले हैं। पिछले कल रात को एक मीटिंग हुई है दिल्ली में, इसमें जो सारे नाम हैं वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। 13 अप्रैल को लोकसभा के जो प्रत्याशी है उनके नाम और जो उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की जो घोषणा है वो दिल्ली में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होगी, सीएसी की बैठक होनी है। इसमें सीएम
रिंकू जाने वाले हैं और प्रतिभा सिंह भी जाने वाली है, और उसी दिन जो है वो फाइनल हो जाएंगे नाम। लेकिन आपको हम आज एक ऐसे चेहरे बताएंगे जिनका चुनाव लड़ना तय है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम की सहमति बन गई है। केवल जो एक औपचारिक घोषणा है वो 13 अप्रैल को दिल्ली से होगी। और आज विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया में भी कहा है, बताएंगे इसके बाद आपको। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी ये भी चुनाव लड़ने वाले हैं, इनका नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। हमीरपुर से सतपाल राजदा, इनका नाम भी लगभग तय है, ये भी जो है वो लड़ने वाले हैं चुनाव। कांगड़ा में पैंच फंसा हुआ है, कांगड़ा में उसी दिन मोहर लगेगी। कांगड़ा से आशा कुमारी, जगजीवन पाल और डॉक्टर राजेश शर्मा, इन तीनों में से एक को टिकट मिलेगा। और अब बात करते हैं 6 उपचुनाव की जो सीटें हैं। कुटलहट से विवेक शर्मा का टिकट फाइनल है, इनको टिकट कांग्रेस दे रही है। धर्मशाला से भी देवेंद्र जग्गी, जो सर्वे करवाया है पार्टी ने, उसमें सबसे आगे चल रहे हैं, इनका टिकट भी लगभग जो है फाइनल माना जा रहा है। और सुजानपुर की बात करें तो सुजानपुर से कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया माफी चाहूंगा, उनके नाम की चर्चा है, ये भी जो है वो आगे चल रहे हैं टिकट की दौड़ में। नरेश ठाकुर और रविंद्र वर्मा, ये जो नाम है, 3 नाम ये पैनल में है, इन्हीं में से एक को टिकट मिलना है। गगरेट से जो सबसे बड़ा नाम है वो राकेश कालिया का है, ये जो है वो कह सकते हैं आप भाजपा में थे, इन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। अब राकेश कालिया का नाम क्यों चर्चा में है वो आपको बता दें, हालांकि इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन गगरेट से राकेश कालिया एक बड़ा नाम है और इनके नाम की चर्चाएं हो रही है, इनको टिकट मिल सकता है। हालांकि वहां पर कुलदीप कुमार, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदेश के, इनके नाम की भी चर्चा है। रमन जसवाल, ये 3 नाम पैनल में, इन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा। राकेश कालिया का जो नाम है वो सर्वे में आगे चल रहा है। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो लग रहा था पहले कि यहां पर रामलाल मारकंडा पर दांव खेल लेंगे कांग्रेस, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी में ही, कांग्रेस में ही जो एक विरोध के स्वर हैं वो उठ रहे हैं, तो इनका टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। भाजपा के नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं रामलाल मारकंडा, इन्होंने ऐलान कर दिया था कि या तो मैं निर्दलीय लड़ूं, या तो मैं जो है वो कह सकते हैं आप निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव, या फिर कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन इनका टिकट अभी फाइनल नहीं है। पैंच फंसा हुआ है, और वहां पर इसलिए पैंच फंसा हुआ है क्योंकि वहां की जो जनता है वो ये कह रही है कि जो एक नेता थे पहले, वो कांग्रेस से चुनाव लड़कर गए और दूसरी पार्टी में चले गए, और अब जो है वो वहां पर ऐसे नेता को कांग्रेस भी टिकट देती है तो इससे फायदा नहीं होने वाला है। अब देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन ये तय है कि रामलाल मारकंडा का नाम पर भी चर्चा हुई है। रामलाल मारकंडा और एक जो पुराने विधायक हैं रघुवीर सिंह, और एक जिला परिषद सदस्य हैं अनुराधा राणा, इनका नाम चर्चा में है, इन्हीं में से टिकट मिलेगा जी। बड़सर से पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा का नाम चर्चा में है, उनको भी टिकट मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर एक नाम और भी है, संजीव शर्मा, इनका नाम भी पैनल में है, इन्हीं में से टिकट मिलना है। तो आपको हमने टिकट बता दिए, 5 टिकट तो ऐसे बता दिए हमने जिनको टिकट मिलना लगभग तय है। बाकी जो जहां पर पैंच फंसा हुआ है, ये 13 अप्रैल को जो सीईसी की मीटिंग होनी है उसमें ये फाइनल हो जाएगा। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम को लेकर। डिप्टी सीएम पीछे जो है वो 4-5 महीने उन्होंने अधिक बयानबाजी नहीं की, जिस प्रकार से उन पर दुखों का पहाड़ टूटा था। उनकी जो धर्मपत्नी है उनका अकस्मात निधन हो गया था, लेकिन अब डिप्टी सीएम भी जो है फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने कई जो जुबानी हमले हैं वो बोले हैं। डिप्टी सीएम ने आज जो बड़ी बात कही है कि जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने अपना पद क्यों छोड़ा, अपने इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया। इसी पर आज जो हरोली है, जो उनका गृह क्षेत्र भी है, वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी, कार्यकर्ताओं का वहां पर सम्मेलन था। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने एक बार फिर अपने जो पुराने रंग हैं वो दिखाए, और उन्होंने भाजपा पर भी जो है वो ताबड़तोड़ जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में ये चुनाव हो रहे हैं, यह चुनाव टेबल टर्न चुनाव हैं, और पूरे प्रदेश में जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में आ चुका है, और बीजेपी को हिमाचल प्रदेश वापस विधायक के चुनाव के लिए लड़ना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, जिन्होंने चुनकर भेजा था। जब आपको 5 साल के चुनकर भेजा था, ऐसी क्या नौबत आई कि आप जो है वो 1.5 साल में इस्तीफा दे रहे हैं, ये भी जनता को बताएं आप। और जनता ऐसे नेताओं को माफ करने वाली नहीं है, ये उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिए जाने पर आज फिर से जो है वो डिप्टी सीएम ने एक वापसी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता के आरोप लगाने पर जो सांप्रदायिक आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, इस पर आज पलटवार किया डिप्टी सीएम ने। उन्होंने कहा है कि आज ईद का जो है त्योहार है और ईद का जो मुबारक का मौका है, और इन परिस्थितियों में किसी भी संप्रदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, उनको साथ लेने वाली पार्टी है। बीजेपी अपने ही चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस चुकी है, और बीजेपी की हर प्रकार की जो होशियारी है वो
पूरी तरीके से फेल हो चुकी है प्रदेश में। और अब इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाकर सांप्रदायिक आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन है उसको बचाने का जो प्रयास है वो भाजपा कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में है, देवभूमि, यहाँ पर लोग देवी आस्था में जो है विश्वास रखते हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसी जो राजनीति वो नहीं चलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा का पहली बार किसी स्टेट में जो मिशन लोटस है वो फेल हुआ है और उसमें हिमाचल प्रदेश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो मिशन लोटस है वो हिमाचल प्रदेश में अभी औंधे मुंह गिर चुका है और उसके बाद भी जो है वो जो रणनीति भाजपा बना रही है सरकार गिराने की वो भी औंधे मुंह ही जो है वो गिरेगी और जनता इनको सबक सिखाएगी। ये उन्होंने जो है वो जुबानी हमले बोले हैं। इसके अलावा बात करें जयराम ठाकुर की तो इन्होंने आज एक बड़े मुद्दे पर जो है वो कह सकते हैं आप जुबानी हमला बोला है। जयराम ने आज कहा कि सनातन विरोधी जो कांग्रेस है वो सनातन विरोधी है और ईद पर फ्री बस सेवा देना जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन है, आदर्श आचार संहिता का, ये उन्होंने कहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर में ईद त्योहार पर मुस्लिम महिलाओं के लिए एचआरटीसी में फ्री सुविधा जो बस की थी आज सुबह से शाम तक, उस पर कांग्रेस को घेरा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू ने हैदराबाद कर्नाटक के चुनाव में कहा था कि जिस प्रदेश में 97% हिंदू है वहां हिंदुओं की विचारधारा का दावा करने वाली पार्टी को हराकर सत्ता में आए हैं। और आज ईद त्योहार पर एचआरटीसी बसों में केवल मात्र मुस्लिम महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की जो नोटिफिकेशन की गई है, जो निकाली गई है, इससे जो है वो सुक्खू क्या जो है वो साबित करना चाहते हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध करके इस तरह की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए और केवल वोट के लिए राजनीति करना उनको बहुत महंगा पड़ेगा सीएम को। जयराम ठाकुर ने कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनावी दिनों में इस तरह की जो नोटिफिकेशन आना ये जो है वो सरेआम आचार संहिता का जो है वो उल्लंघन है और ये कांग्रेस कर रही है। और सीएम सुक्खू के बीजेपी नेताओं के मैथमेटिक्स कमजोर बताने वाले बयान पर भी आज जो है वो जिस प्रकार से सीएम सुक्खू ने एक बयान दिया था कि बीजेपी नेताओं का जो मैथमेटिक्स है वो कमजोर है, इस पर आज जो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा है कि हमारा मैथमेटिक्स तो जो है वो ठीक है लेकिन उनका मैथमेटिक्स खुद का खराब है, क्योंकि आपके पास पहले 43 सीटें थी, 40 जो आपके अपने विधायक थे, 3 निर्दलीय को भी समर्थन था, वो आज कैसे 34 पर पहुंच गया है, इस पर जो है वो अपना मंथन करें। अगर 9 उपचुनाव हम जीत जाते हैं तो फिर जो है वो सीएम को खुद मालूम हो जाएगा कि जो मैथमेटिक्स है उसकी सही परिभाषा क्या होती है, वो उनको मालूम हो जाएगा। हालांकि आज भी जो है वो सीएम जो पूर्व सीएम है उन्होंने बड़ा दावा किया है कि 4 जून के बाद जो सरकार है ये नहीं चल पाएगी। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, स्कूलों में अब जो छात्र है वो गैर शिक्षण कार्य भी कर पाएंगे। देखिए इससे पहले जितने भी स्कूल थे वहां पर जो है वो रोक लगी हुई थी, जो गैर शिक्षण कार्य है वो बच्चे नहीं कर पाते थे। अब केंद्र से जो है वो राहत मिल गई है, जितने भी शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको छूट दे दी है, हेडमास्टरों को छूट दे दी है। अब जो छात्र हैं जो स्कूल के गार्डन्स हैं जिसमें जो है बच्चे कुछ जो है वो सब्जियां उगा सकते हैं, वही जो सब्जियां फिर मिड डे मील में भी काम हो सकता है। स्कूलों को अगर अच्छा से जो कह सकते हैं जो स्कूल का कैंपस है उसमें कुछ काम करना है तो वो बच्चे कर पाएंगे। इससे पहले जो है वो कुछ भी ऐसी जो कार्य कह सकते हैं आप जैसे काम करना है स्कूलों में तो इस पर जो है रोक लगी हुई थी, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो स्कूलों में काम कर सकेंगे और जो निजी कार्य, हालांकि जो शिक्षक जो निजी कार्य है वो नहीं करवा पाएंगे। तो जो एक कह सकते हैं रोक थी पहले कि जो बच्चे हैं स्कूल के वो कोई भी जो है वो गैर शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे, तो अब जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जो कैंपस हैं उसमें चाहे सब्जियों की बात, सब्जी उगा रही है अगर स्कूलों में, जैसे मिड डे मील में हमने खबर बताई थी 2-3 दिन पहले आपको, अब बच्चे वो काम जो है कर सकेंगे। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, पहली कक्षा में जो दाखिले होने वाली जो खबर थी, बड़ी खबर थी प्रदेश की, इस बार काफी दिक्कतें भी हुई बच्चों को, लेकिन अगले साल इससे भी अधिक दिक्कत होने वाली है। अगले साल से एनसीईआरटी के जो नियम हैं वो सख्ती से लागू होने वाले हैं और शिक्षा विभाग ने अलर्ट कर दिया है और दाखिले के लिए इसी साल केवल 6 माह की छूट है। अगली बार से दाखिले में कोई छूट नहीं होगी। 1 अप्रैल के बाद जो बच्चा 6 वर्ष का पूरा होगा उनको फिर अगले शैक्षणिक सत्र तक, यानी ये मान के चलिए कि जो बच्चा 1 अप्रैल के बाद 6 वर्ष का होगा जिसको इस बार राहत मिली, अगले साल ये एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो बच्चे को लगभग जो है वो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जितने भी अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने सुझाव जरूर भेजे हैं कि सर ये दिक्कत बाद में भी आने ही वाली है, कुछ इसका रास्ता निकाला जाए, लेकिन इसमें जो एक एनसीईआरटी का जो नियम है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। जो शिक्षा मंत्रालय भारत का जो उन्होंने अपडेट दी है, जो एक कह सकते हैं पूरे देश में जो एक कह सकते हैं आप बच्चे अब इस प्रकार से ही पढ़ेंगे जो नई शिक्षा नीति है, तो इसमें अब अगले साल से छूट
नहीं मिलेगी। तो जो बच्चा अब अगले साल से 6 साल का 1 अप्रैल के बाद होगा, उनको फिर झटका कह सकते हैं आप, ये होने वाला है। इसके अलावा बात करें किसानों को लेकर के, तो किसानों को एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। 2275 प्रति क्विंटल जो गेहूं है वो अब सरकार किसानों से खरीदेगी। प्रदेश के जो लाखों किसान हैं उनके लिए अच्छी खबर है, इस बार किसानों से 2275 एमएसपी रेट पर जो है वो गेहूं और जो अन्य रबी फसलें हैं वो खरीदी जाएगी। केंद्र सरकार ने 150 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो गेहूं की फसल को खरीदने के लिए की है। इससे हिमाचल के जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर लोग जो है वो गेहूं उगाते हैं उनको फायदा होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के किसानों से आग्रह किया है कि वो केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए एमएसपी रेट पर अपनी फसलों को बेचें। वहीं किसान पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर इसका फायदा प्राप्त करें। दरअसल प्रदेश में अभी तक जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें केवल 10% किसान ही जो है वो पंजीकरण जो है जिन्होंने करवाया है। जो बच गए हैं किसान वो भी पंजीकरण करवा दें। विभाग ने जिला कृषि व खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको किसानों के जो पंजीकरण है उसको उससे संबंधित जो मदद हैं उसके निर्देश दे दिए कि आप मदद करें किसानों की। और गौर हो कि जो मार्केटिंग ईयर 2024-25 है इसमें जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। और केंद्र ने इस पर अपनी जो है वो मुहर लगा दी है। और केंद्र सरकार में गेहूं की एमएसपी में यह बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। केंद्र ने 5 दूसरी फसलों पर भी, जिसमें चना है, जौ है, मसूर है, रेपसीड सरसों के बीज और कुसुम जो सैफ्लोवर है उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया है। और उसी के तहत जो गेहूं का मूल्य बढ़ा है तो अब किसान जो अपनी फसल बेचना चाहते हैं, गेहूं बेचना चाहते हैं, तो उसमें जो एमएसपी का रेट है न्यूनतम समर्थन मूल्य वो बढ़ा है। तो आप बेच सकते हैं जी, लेकिन इसके लिए आपको फिर पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें दो जो आज बड़े चेहरे हैं जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर जो है कांग्रेस का दामन थामा है। हमीरपुर नगर परिषद अध्यक्ष मनोज और पार्षद राजकुमार ने आज कांग्रेस का दामन थामा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनको पटका पहनाया। और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज हमीरपुर में जो मनोज मिन्हास हैं और उनकी जो पत्नी है निशा मिन्हास, वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद है राजकुमार, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। और कांग्रेस के बिकाऊ विधायकों जो आरोप लगा है उसके चलते जो है वो ये मनोज जो है वो आहत थे। और हालांकि जो बिकाऊ है नहीं है तो अभी जुडिशियल मैटर है, इस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो इन्होंने आरोप लगाया है और मनोज व राजकुमार के कांग्रेस में शामिल होने से जो पार्टी है वो हमीरपुर में जो है वो मजबूत हुई है कांग्रेस। और मनोज मिन्हास ने जो है वो ये कहा है, इनको आज सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जो है वो जो रेस्ट हाउस है सेरा में वहां पर पटका पहनाया और उसके बाद इनको जो है वो आगामी समय में जो भी विकास कार्य है उसमें भरपूर जो समर्थन है वो इनको दिया जाएगा, ये उनको वहां पर आश्वस्त किया गया सीएम के द्वारा। और 15 महीने के अंदर ही जो है वो जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो भाजपा का दामन थामा है उससे ये आहत थे। तो ऐसे में इन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रदेश में विकास है वो तो हो रहा था, लेकिन कुछ नेता जो है वो अपना निजी विकास चाहते थे और ऐसे में प्रदेश का जो विकास है वो सर्वोपरि है, उसमें कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो है वो हमने कांग्रेस का दामन थामा है, ये इन्होंने कहा है। तो आज सीएम सुक्खू ने 2 जो नेता है उनको कांग्रेस पार्टी का जो पटका है वो पहनाया है। ये भाजपा के नेता थे पहले और ये नगर परिषद के कह सकते हैं अध्यक्ष थे, तो एक जो है वो कह सकते पार्षद थे। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर, दुखद खबर है, जनशताब्दी जो ट्रेन है उसमें युवक उसकी चपेट में आ गई और उसकी दुखद मौत हुई है। ऊना के उपमंडल अंब के तहत रेलवे स्टेशन पर जो चुरूडू में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जनशताब्दी जो ट्रेन है उसके चपेट में बीती रात एक युवक आ गया और मृतक की पहचान पंकज कुमार 31 वर्ष इसकी उम्र थी, पुत्र रामपुकार निवासी डाकघर परागपुर तहसील देरा का ये रहने वाला था, कांगड़ा का। और जानकारी के मुताबिक बीती रात जो है वो ये अंब से हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर जो है वो चुरूडू पहुंचा और वहां पर हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के बाद जो दूसरी तरफ से नई दिल्ली से जो एक शताब्दी ट्रेन आ रही थी उसकी चपेट में आ गया और हादसे के दौरान इसकी जो सर और जो पैर है उस पर चोटें आई है और जिसके चलते युवक की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, कल से प्रदेश में आंधी और बारिश का अलर्ट है और बीते कल अगर देखेंगे शिमला का जो ऊपरी क्षेत्र है कुमारसैन और जो कोटगढ़ वाला एरिया है वहां पर कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई जिसमें जो किसान हैं बागवान हैं वो बहुत कह सकते हैं आप निराश हैं। और निराश इसलिए है क्योंकि जो फसल थी उस पर कल ओलावृष्टि हुई है। देखिए अभी जो ऊपरी शिमला है, कुल्लू है, मंडी है, ऐसे जिला जहाँ पर जो है वो सेब की फसल उगाई जाती है वहाँ पर जिस प्रकार से अभी फ्लोरिंग हो रही थी, सेटिंग हो
रही थी। जिस प्रकार से बीते कल जो है वो ओलावृष्टि कुछ स्थानों पर हुई है, तो ये अच्छी खबर नहीं है। और प्रदेश में कल से भी आंधी ओलावृष्टि की चेतावनी है, जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। हालांकि जो किसान बागवान है, कुछ जगहों पर जो है वो नेट भी लगाए गए हैं, तो उससे थोड़ी फसल तो बची है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है वो भारी ओलावृष्टि हुई है। तो ये किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है, और किसान यही जो है वो दुआ कर रहे हैं कि जो है वो ओलावृष्टि ना हो। बारिश हो जाए कोई बात नहीं, ओलावृष्टि जो है वो ना होनी चाहिए। लेकिन 13 और 14 अप्रैल को जो प्रदेश में मौसम का अपडेट है, उसमें भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का जो है वो अलर्ट है। और इतना ही नहीं, फिर 13-14 को तो है ही है, 15 से 17 अप्रैल के बीच में जो है भारी बारिश होगी, और कल से प्रदेश में जो मौसम है वो करवट बदलेगा। तो ये एक और अपडेट हमारे पास थी। आज विक्रमादित्य सिंह ने जो मीडिया में बयान दिया है, जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जिस प्रकार की जो स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या आगामी समय में क्या कह सकते हैं, आप जो समीकरण है वो बदलेंगे तो नहीं। तो कुल मिला के देखें, आज उन्होंने ये कह दिया है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, मेरे नाम की चर्चा हुई है दिल्ली में, और जो हाईकमान कहेगा वो हम करेंगे। जब उनसे बाद में जो है वो मैं वही करूँगा। और उसमें उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो यहाँ पर जब शिमला ग्रामीण की सीट खाली हो जाएगी, या कहीं पर जिस प्रकार से विनोद सुल्तानपुरी है वहाँ पर सीट खाली हो जाएगी, क्या आप आश्वस्त हैं कि उसके बाद वहाँ पर जीत होगी? तो उन्होंने कहा कि ये भविष्य की बात है, अभी टिकट मिलना, जो टिकट जो है वो दिल्ली से आना है, मुझे मिलता है तो मैं लड़ूंगा, ये तय है। तो ये मान के चलिए विक्रमादित्य सिंह जो है वो अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, फ्रंट फुट पर हैं। और उन्होंने कंगना रनौत पर खूब जुबानी हमले बोले। हालांकि आज कंगना रनौत ने जो है वो खूब जो पलटवार है वो भी किया है। आगामी समय में अगर आप चुनावी जो सरगर्मी जो प्रदेश में तेज हो गई है देखेंगे, तो फिर आपको और भी बहुत सारे जो बयान हैं वो देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। लेकिन ये तय है, विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ने वाले हैं, केवल जो औपचारिक घोषणा है वो होना बाकी है। हालांकि जो सिटिंग एमपी है, उनकी माता है प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की 3 मरतबा जो है वहीं से सांसद रह चुकी है। हालांकि उन्होंने ये बयान जरूर दिया था कि मैं भी जो है मौजूदा सांसद हूँ, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नई पौध और जो युवा चेहरे हैं उनको मैदान में उतारने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो मान गया है। तो ये मान के चलिए विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।